हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो आपको केवीएस पीजीटी में हेल्प करेंगे और डीएसएसबी पीजीटी में हेल्प करेंगे। तो ये जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं बेसिकली क्लास 11th और 12th के क्वेश्चंस हैं, तो आपको नीट में भी प्रिपेयर करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू मोलस्का। तो फाइलम मोलस्का के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बेसिकली ये जो फाइलम है इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम आफ्टर आर्थ्रोपोडा। इसमें जो एनिमल्स हैं दे आर टेरेस्ट्रियल एंड सम आर एक्वेटिक। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बॉडी इज बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट। बॉडी जो है कैल्केरियस शेल से कवर्ड है, अनसेगमेंटेड है और उसमें हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प प्रेजेंट है। तो ये कुछ एनिमल्स हैं, क्रे फिश, जेली फिश, कटल फिश, हैग फिश। तो मोलस्का जो है वो कटल फिश इसमें प्रेजेंट है। तो और चीज़ें आपको पता होनी चाहिए रिलेटेड टू द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो दिया था लीनियस ने, और इन्होंने प्लांटे एंड एनिमेलिया किंगडम्स बताए थे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था विटेकर ने, और ये जो 5 किंगडम थे वो थे किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटे। तो उस किंगडम एनिमेलिया में एक फाइलम है मोलस्का, और जो फाइलम्स हैं जैसे कि पोरीफेरा है, सीलेंट्रेटा है, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केहेलमिन्थस, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये जो बाकी के एनिमल्स हैं जैसे कि क्रे फिश है, जेली फिश है, हैग फिश है, ये कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं? तो क्रे फिश जो है ये फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है। जेलीफिश फाइलम निडारिया एंड हैग फिश इज इन फाइलम कॉर्डेटा। बाकी उनकी क्लासिफिकेशन भी हम देख लेते हैं। जैसे कि ये हैग फिश है, मैंने बताया ये फाइलम कॉर्डेटा में होता है। आर्थ्रोपोडा में कौन था? क्रे फिश। क्रे फिश को अगर आप देखेंगे तो इट लुक्स वेरी सिमिलर टू प्रॉन जैसा ही दिखता है, बट प्रॉन जो है इट इज़ प्रेजेंट इन मराइन वाटर एंड दिस क्रे फिश जिसका जोलॉजिकल नेम है कैम्बरस, और ये भी प्रॉन जैसा ही दिखता है बट ये फ्रेश वाटर में होता है। हैग फिश जो है इसका जीनस है मिक्सीन। नेक्स्ट है फाइलम मोलस्का में जो प्रेजेंट था कटल फिश, इसका जो जीनस है वो है सीपिया। ऑरेलिया को हम जेलीफिश बोलते हैं जो फाइलम निडारिया में प्रेजेंट है। तो ये चारों हमने देख लिए एनिमल्स कौन कौन से फाइलम में प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हु प्रपोज द रिकैपिचुलेशन थ्योरी। तो रिकैपिचुलेशन थ्योरी जो है ये दी थी अर्नस्ट हक्ल ने। अर्नस्ट हैकल, इन्होंने बोला था, इन्होंने एक फ्रेज दिया था, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। अब इस थ्योरी को समझने के लिए इस फ्रेज को समझना ज़रूरी है। तो ऑन्टोजेनी का मतलब क्या होता है? इट इज़ बेसिकली द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो फर्टिलाइजेशन के बाद एग और स्पर्म का जो फ्यूजन होता है, उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन होता है, एडल्ट बनने तक की जो स्टेजेस होती हैं वो एम्ब्रियो के थ्रू, एम्ब्रियो की स्टेजेस के बाद आता है एडल्ट फॉर्मेशन। तो एम्ब्रियोजेनेसिस जो है फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना वो कैसे एडल्ट बनेगा? वो थ्रू एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा। और अगर हम सारे एनिमल्स के एम्ब्रियो को देखें, उनका जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियोज का, उनको देखें तो आप देखेंगे कि सिमिलैरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं।
और सिमिलैरिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि ये एम्ब्रियो किस एनिमल का है। सपोज़ अगर कोई एम्ब्रियो फिश का है और किसी एनिमल को अगर हम कंपेयर करें तो दे लुक वेरी सिमिलर। दैट मीन्स ऑन्टोजेनी। ऑन्टोजेनी हमने समझ लिया, ऑन्टोजेनी क्या है? एम्ब्रियोजेनेसिस बेसिकली। और फाइलोजेनी क्या है? फाइलोजेनी इज द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। तो एवोल्यूशन इसका मतलब क्या है? जो इनिशियल स्टेजेस हैं एम्ब्रियोज की, वो एक दूसरे से जो एनिमल्स हैं काफ़ी सिमिलर हैं। और इसका मतलब क्या है? देयर इज सम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि हर किसी का एक कॉमन एंसेस्टर है, एक ही एंसेस्टर है जिससे बाकी एनिमल्स आए हैं। और ये प्रूफ है एम्ब्रियोजेनेसिस का, इसका प्रूफ है। लेमार्क ने दी थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की थ्योरी। डार्विन ने दी थी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। ह्यूगो डी व्राइज ने म्यूटेशन थ्योरी दी थी। तो इसका आंसर है रिकैपिचुलेशन थ्योरी इज गिवन बाय हैकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ इन फूड चेन वॉज फर्स्ट गिवन बाय। तो 10% लॉ जो एनर्जी ट्रांसफर का लॉ है ये दिया था लिंडमैन ने। बेसिकली है क्या? 10% एनर्जी जो हो रही है ट्रांसफ़र, ये किस में हो रही है? एक फूड चेन में हो रही है, फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल टू द हायर ट्रॉफिक लेवल। प्रोड्यूसर जो है, जैसे कि प्लांट्स जो हैं ये प्रोड्यूसर हैं, फिर हर्बीवोर्स उनको खाते हैं, फिर प्राइमरी कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को खाते हैं, देन सेकेंडरी कार्निवोर्स एंड देन सो ऑन। तो यहाँ पर जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है 10% ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं 10 joules of energy is available as food in producers. This animal, which is a herbivore, deer is a herbivore, and this animal has eaten this producer and got 10%, 10 joules of energy out of it. And now from then on, only 10% is being transferred. 10% energy is being transferred. तो यहाँ पर 10 joules था, यहाँ पर only 1 joule जो है, जब लायन डियर को खा लेगा तो उसके अंदर जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी डियर से वो ओनली 1 जूल्स, यानी कि 10% ही टोटल एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। 10% जो टोटल एनर्जी डियर में प्रेजेंट थी उसका 10% ही ट्रांसफ़र होगी। तो इस तरह से एनर्जी जो है उसका लॉस होता जाता है। यहाँ पर 990 जूल्स लॉस हो गया, यहाँ पर 9 जूल्स हो गया, यहाँ पर 0.9 जूल एनर्जी लॉस टू द एनवायरनमेंट। तो जितनी भी एनर्जी लॉस हो रही है बेसिकली एनवायरनमेंट में जा रही है। तो हर लेवल पे यहाँ पर हर लेवल पे यहाँ पे 10 जूल्स ऑफ एनर्जी थी, यहाँ पर 1 जूल्स ऑफ एनर्जी आई, यहाँ पर 0.1 जूल्स ऑफ एनर्जी आई। तो हर लेवल पे जो है 90% एनर्जी जो है वो लॉस हो रही है। ये कंसेप्ट दिया था लिंडमैन ने। ऑडम जो हैं, ऑडम को हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। एल्टन ने कंसेप्ट दिया था पिरामिड ऑफ नंबर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ फूड चेन, फूड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन पैरामीशियम द प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियाई इन अ सिंगल इंडिविजुअल विच टेक्स प्लेस विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेटिक न्यूक्लियाई इज नोन एज। तो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि कॉन्जुगेशन, ऑटोगैमी, साइटोगैमी एंड एंडोमिक्सिस। तो एंडोमिक्सिस में न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियाई हो रहा है विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेटिक न्यूक्लियाई। गैमेटिक न्यूक्लियाई का फ्यूजन नहीं हो रहा, स्टिल उसमें रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है।
और एक सिंगल इंडिविजुअल में हो रहा है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोमिक्सिस। ऑटोगैमी और साइटोगैमी जो है ये एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहाँ पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है और न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन भी हो रहा है। बाइनरी फिजन जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो रहा। तो ये कुछ फेज हैं जहाँ पर रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम टेक्स प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द कैनल सिस्टम स्पॉन्जोसील इज लाइंड बाय क्वानोसाइट्स। कैनल सिस्टम जो है ये बेसिकली स्पॉन्जेस में प्रेजेंट होता है और ये हेल्प करता है न्यूट्रिशन में, रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। तो कैनल सिस्टम जो है कई तरह का होता है, एस्कोनॉइड टाइप, साइकोनॉइड, ल्यूकेनॉइड, ये सारे टाइप्स हैं। तो यहाँ फिगर में हम देख सकते हैं एस्कॉन टाइप, साइकॉन, ल्यूकॉन। तो एस्कॉन में जो इनर लाइनिंग है, जो स्पॉन्जोसील है, उसमें जो इनर लाइनिंग है वो क्वानोसाइट्स की है। क्वानोसाइट्स क्या होते हैं? क्वानोसाइट्स बेसिकली एक तरह के सेल्स हैं और ये प्रेजेंट होते हैं स्पॉन्जेस में। और वैसे तो इसमें भी, साइकॉन में भी प्रेजेंट हैं, ल्यूकॉन में भी प्रेजेंट हैं, हर तरह के कैनल सिस्टम में प्रेजेंट हैं। बट इनर लाइनिंग जो है, स्पॉन्जोसील की इनर लाइनिंग जो है वो कंटिन्यूसली लाइंड है क्वानोसाइट से इस कैनल सिस्टम में, एस्कॉन में। तो इसका आंसर है एस्कोनॉइड टाइप। नेमेटोसिस्ट आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम। तो नेमेटोसिस्ट क्या है? बेसिकली हर फाइलम में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि सीलेंट्रेटा में प्रेजेंट होते हैं नेमेटोसिस्ट। इन एनिमल्स में जो नेमेटोसिस्ट जो है एक स्पेशल स्ट्रक्चर है। जो एनिमल्स फाइलम सीलेंट्रेटा में प्रेजेंट होते हैं उनकी बॉडी में एक सिंगल ओपनिंग होती है जिसको हम हाइपोस्टोम बोलते हैं, और वो हाइपोस्टोम जो हैं वो सराउंडेड होते हैं कुछ सेंसरी टेंटेकल से। तो मैं आपको ये फिगर दिखा देती हूँ। जैसे कि ये है, ये ऑरेलिया है और ये टेंटेकल्स हैं, ये कुछ टेंटेकल्स हैं। इनमें जो टेंटेकल्स में नेमेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं, और ये नेमेटोसिस्ट जो हैं ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या है? प्लांट्स को क्योंकि ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में होते हैं तो प्लैंक्टोनिक जो प्रे हैं उसको कैप्चर करने में ये हेल्प करते हैं। इस तरह से ये नेमेटोसिस्ट इस तरह से फॉर्मेशन होता है और इस तरह से ये टेंटेकल्स बनते हैं। नेक्स्ट है पॉरीफेरा का स्पेशल स्ट्रक्चर क्या है? सीलेंट्रेटा का हमें पता चल गया। नेमेटोसिस्ट जो है प्रेजेंट होते हैं, इनका फंक्शन है प्लैंक्टोनिक प्रे को कैप्चर करना, और ये प्रेजेंट होते हैं टेंटेकल्स में, जो सेंसरी टेंटेकल्स होते हैं। और जो ओपनिंग होती है बॉडी में, एनिमल के बॉडी में जो ओपनिंग होती है उसको हम हाइपोस्टोम बोलते हैं। पॉरीफेरा का जो स्पेशल स्ट्रक्चर है वो है कि इनकी बॉडी जेली लाइक मटेरियल से बनी होती है, और वो जेली लाइक मटेरियल जो है कोलेजन से बना होता है। स्पाइक्यूल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं स्केलेटन में, जो बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से। नीमा हेलमिंथस, इसको हम एस्केहेलमिंथस भी बोलते हैं। ये बेसिकली इसमें थ्रेड वॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स आते हैं जिनकी बॉडी क्यूटिकल और एपिडर्मिस की होती है। बॉडी वॉल जो है क्यूटिकल एंड एपिडर्मिस। इकाइनोडर्मिटा, ये स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स होते हैं जिनका आउटर कवर जो है, बॉडी कवरिंग जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट प्लेट्स एंड स्पाइंस का बना होता है।
तो इसका आंसर हो गया सीलेंट्रेटा। ये दो फॉर्म्स हैं। सीलेंट्रेटा में जो एनिमल्स हैं उनकी लाइफ साइकिल में दो स्टेजेस आती हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा। पॉलिप जो हैं ये ससाइल यानी कि ये फिक्स्ड होते हैं, मूव नहीं करते हैं, एक ही जगह पर रहने वाले होते हैं। और मेड्यूसा जो है ये मोबाइल लाइफ फॉर्म होती है। एक लाइफ साइकिल में एक स्टेज आती है जिसमें वो मूव करते हैं, मूवेबल होते हैं, मोबाइल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है हीमोग्लोबिन का, उसका शेप क्या है, कर्व जो है वो सिग्मॉइड है। सबसे पहली बात, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जब कंबाइन करते हैं वो बनाते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की एफिनिटी अच्छी होती है और एक हीमोग्लोबिन कैरी करता है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। और ये जो चीज़ है, जो कॉम्बिनेशन है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का, कॉम्बिनेशन एंड डिसोसिएशन, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, टेम्परेचर एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो मैं पहले आपको डिसोसिएशन कर्व दिखा देती हूँ। ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कर्व जो है, यहाँ पर जब यहाँ पर लेफ़्ट और राइट में शिफ्ट हो रहा है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, एल्वुलाई में, लंग्स के अंदर, जहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कुछ कंडीशंस हैं जैसे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑब्वियसली कम होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो कम होगा, टेम्परेचर वो भी कम होगा। तो ऐसी कंडीशन में हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और फॉर्म करेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये होता है लंग्स के अंदर, एल्वुलाई में। टिश्यूज़ में इसका ऑपोजिट होता है, यानी कि वहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज़ हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पर इस टिश्यूज़ में इसलिए डिसोसिएशन होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, यहाँ पर ऑक्सीजन का और हीमोग्लोबिन का। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से ब्रेक हो जाएगी, डिसोसिएट हो जाएगी और हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो इस तरह से जो राइट शिफ्ट जो है, ये राइट शिफ्ट है। यहाँ पर पीएच कम है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो ये टिश्यूज़ में होगा राइट शिफ्ट, और लेफ़्ट शिफ्ट जो है वो होगा एल्वुलाई के अंदर, लंग्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोसिस इज कॉज्ड बाय टेकिंग एक्सेस ऑफ। तो सिरोसिस जो है एक तरह का लिवर डिसीज़ है। द लिवर डिसीज़ दैट इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ लिवर सेल्स एंड इरिवर्सिबल स्कैरिंग ऑफ द लिवर। तो लिवर सेल्स का यहाँ पर लॉस हो जाता है, और ये क्यों होता है, ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल एंड वायरल हेपेटाइटिस बी एंड सी। दीज आर द कॉमन कॉजेज ऑफ सिरोसिस, बट अदर कॉजेज भी हो सकते हैं सिरोसिस के। तो इसका आंसर है अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सार्कोलेमा इज मेम्ब्रेन फाउंड इन। सार्कोलेमा मेम्ब्रेन जो है ये हमें मिलती है स्ट्रेटेड मसल फाइबर में। ये फिगर देख लेते हैं, ये मसल फाइबर है। इसकी जो कवरिंग है, आउटर लेयर जो है, उसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हैं,
मायोफाइब्रल्स प्रेजेंट हैं। तो ये स्ट्रक्चर है स्ट्रेटेड मसल फाइबर। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन में नर्व फाइबर भी था, तो नर्व फाइबर को हम न्यूरॉन बोलते हैं। इसकी जो लेयर होती है इसको हम माइलिन शीथ बोलते हैं। तो कुछ न्यूरॉन्स में माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, किसी में नहीं होती है। जिसमें प्रेजेंट होती है उसको हम माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स बोलते हैं या माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बोलते हैं। जिसमें माइलिन शीथ एब्सेंट होती है उसको हम नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर या नर्व न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है? माइलिनेटेड माइलिन शीथ जो प्रेजेंट है इट इज़ एन इंसुलेटिंग लेयर। इंसुलेटिंग लेयर दैट मीन्स कि इसमें चार्जेस नहीं इसके ऊपर आएंगे। इंसुलेटिंग लेयर है, प्रोटीन की बनी हुई है, फैटी सब्सटेंस की बनी हुई है। एंड इट अलाउज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस टू ट्रांसमिट क्विकली एंड एफिशिएंटली। तो ये इसके प्रेजेंट होने से चार्जेस जो हैं इस तरह से स्किप करते हुए इस तरह से जाएंगे और जल्दी से पहुंच जाएंगे। बट यहाँ पर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है, नॉन माइलिनेटेड शीथ न्यूरॉन है, इसलिए माइलिन शीथ प्रेजेंट ना होने की वजह से चार्जेस जो हैं स्लोली पास करेंगे, मूव करेंगे। तो यहाँ पर जो सार्कोलेमा प्रेजेंट है वो है स्ट्रेटेड मसल फाइबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, द रेगुलर सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल इज। तो सेल साइकिल का रेगुलर सीक्वेंस क्या है? G1, S, G2 एंड M। सेल साइकिल जो है ह्यूमन सेल्स में 24 आवर्स की होती है, जिसमें से एक्चुअल सेल डिवीजन जो है वो बस 1 आवर के लिए होता है। सेल साइकिल को हम 2 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। इंटरफेज जो को हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं एंड इट रिप्रेजेंट phase between 2 successive mitotic phase. Mitotic phase, M phase, is the phase where actual cell division or mitosis takes place. During interphase, cell prepares itself for division by undergoing cell growth and DNA replication. यहाँ इंटरफेज में सेल डिविजन नहीं होता, बट सेल जो है उसकी ग्रोथ होती है, वो अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर सेल डिवीजन और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। डीएनए रेप्लिकेशन इंटरफेज में होता है। यहाँ पर एम फेज में ये सारी स्टेजेस आती हैं, G1, S, G2, G1, S एंड G2। G1 क्या है? G1 को हम गैप 1 भी बोलते हैं। G1 फेज में सेल जो है वो एक्टिव है, ग्रो करता है, बट डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगा, यानी कि डीएनए का सिंथेसिस भी होगा, जेनेटिक मटेरियल का सिंथेसिस होगा। G1 में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रहा, बट सेल एक्टिव है और ग्रो कर रहा है। एस फेज में हमने देखा डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए सिंथेसिस होगा। G2 फेज में क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस होगा फॉर माइटोसिस, क्योंकि यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट फेज जो है वो M फेज आने वाला है। तो माइटोसिस के लिए, सेल डिवीजन के लिए उसको प्रोटीन चाहिए, उसकी ग्रोथ, सेल की ग्रोथ होनी चाहिए प्रॉपर। तो प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पर होगा फॉर माइटोसिस एंड सेल ग्रोथ। तो ये जो है ये एक रेगुलर सीक्वेंस है सेल साइकिल का। तो इसका आंसर है C। The regular sequence of cell cycle is G1, S, G2 and M. ये है सेल साइकिल। ये इंटरफेज जो है ये पूरा है और बस इतना पार्ट जो है यहाँ पर एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। तो 24 आवर की जो साइकिल है सेल साइकिल, उसमें खाली 1 आवर
में ही 1 आवर ही बस एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, जिसमें से माइटोसिस होता है, साइटोकाइनेसिस बाद में होता है। साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ द सेल और न्यूक्लियर सेल डिवीजन होता है बेसिकली साइटोकाइनेसिस, जहाँ पर माइटोसिस के बाद हमें 2 डॉटर सेल्स मिलती हैं। तो G1 फेज में क्या था, सेल ग्रोथ होती है। S फेज में DNA सिंथेसिस होता है एंड G2 फेज में अगेन सेल ग्रोथ होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। फिर उसके बाद माइटोसिस होगा एंड देन सेल डिवीजन, साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। और फॉर्मेशन होगी 2 डॉटर सेल्स की। तो ये हो गया माइटोटिक फेज। न्यूक्लियर माइटोसिस में न्यूक्लियर डिवीजन होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, कंप्लीट डिवीजन जो है। और इसमें जो हमें डॉटर सेल्स मिलेंगी ये आइडेंटिकल डॉटर सेल्स होती हैं। इसको हम माइटोटिक फेज को हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। So this was all about this video. Thank you so much for watching.